सेपियंस के छठे अध्याय की अंतिम हेडिंग है कारागार की दीवारें। उसी का आगे एक्सप्लेनेशन है। ईसाईयत, लोकतंत्र या पूंजीवाद जैसी कल्पित व्यवस्थाओं में लोगों के विश्वास को आप किस तरह प्रेरित करते हैं? सबसे पहले, आप कभी स्वीकार नहीं करते कि व्यवस्था कल्पित है। आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि जिस व्यवस्था ने समाज को थाम रखा है वह देवताओं या कुदरत के नियमों द्वारा गढ़ी गई एक वस्तुपरक वास्तविकता है। लोग समान हैं इसलिए नहीं कि थॉमस जेफरसन ने कहा था, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने ही उन्हें इस तरह रचा। थॉमस जेफरसन अमेरिका के थर्ड राष्ट्रपति भी बने थे और वो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो 4 जुलाई 1776 को साइन हुआ था उसमें ये रचयिता थे। थॉमस जेफरसन ने ये कहा था कि भगवान ने हमको बनाया है, इंसान को, उसने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। ये भगवान का कहना है ना कि मेरा कहना है, ये थॉमस जेफरसन ने कहा था। इसी तरह से एडम स्मिथ मुक्त बाजार सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है, इसलिए नहीं कि एडम स्मिथ का ऐसा कहना था, बल्कि इसलिए कि ये कुदरत के अपरिवर्तनीय नियम है। इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ कही गई है, एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन ये उन्होंने कहा था कि ये नेचर है, ये नेचर का लॉ है, ये एडम स्मिथ का लॉ नहीं है। हर चीज़ को अपने से बड़ा कर देना वो उसके रेलेवेंस को बढ़ा देता है। ये आप इससे नेचुरली बंधे हुए हो ये कह देना लोगों को, उसको एक ऑर्डर में एक लाइन में लगा देता है। आज लोग समानता में विश्वास करते हैं, इसलिए संपन्न परिवार के बच्चों में जीन्स पहनना फैशन है, जो मूलतः कामकाजी वर्ग की पोशाक हुआ करती थी। मध्य युग में लोग वर्ग विभाजन में विश्वास रखते थे, इक्वलिटी में विश्वास नहीं रखते थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, आज डेमोक्रेसी और इगैलिटेरियन सोसाइटी है। पहले जो मेडिवल पीरियड था उसमें हायरार्की थी, तो उसमें उस टाइम पे मध्य युग में इसलिए उस समय का कोई भी कुलीन पुरुष किसान का कुर्ता नहीं पहनता था। 3 ऐसे मुख्य कारक हैं जो लोगों को इस बोध से दूर रखते हैं कि उनके जीवन को नियोजित करने वाली व्यवस्था का अस्तित्व सिर्फ उनकी कल्पना में है। ए, कल्पित व्यवस्था भौतिक जगत में अंततः स्थापित है, ये पहला है। हालांकि कल्पित व्यवस्था का अस्तित्व हमारे मस्तिष्कों में ही होता है, तब भी इसे हमारे आसपास की भौतिक वास्तविकता में गूंथा जा सकता है, यहाँ तक कि उसे पत्थर तक में जड़ा जा सकता है। ज़्यादातर पश्चिमी लोग आज व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि हर मनुष्य एक विशिष्ट व्यक्ति है, जिसका महत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम में से हर एक के भीतर रोशनी की एक चमकती हुई किरण मौजूद है, जो हमारे जीवन को मूल्य और अर्थ प्रदान करती है। आधुनिक पश्चिमी स्कूलों में अध्यापक और अभिभावक बच्चों से कहते हैं कि अगर उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाएं तो उन्हें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे नहीं, बल्कि वे खुद अपने वास्तविक मूल्य को समझते हैं। आधुनिक स्थापत्य में यह मिथक कल्पना से बाहर आकर पत्थर और गारे की शक्ल ले लेता है। आदर्श आधुनिक मकान कई छोटे छोटे कमरों में बटे होते हैं, ताकि हर बच्चे को दूसरे की निगाह से छिपी और अधिकतम स्वायत्तता उपलब्ध कराती एक निजी जगह मिल सके। इस निजी कमरे में लगभग एक निरपवाद रूप से एक दरवाज़ा होता है, और अधिकांश घरों में एक स्वीकृत रिवाज है कि बच्चा उस दरवाजे को उड़काकर और शायद अंदर से बंद करके रखता है, यहाँ तक कि अभिभावकों को भी बिना दस्तक दिए और इजाज़त लिए वगैरह अंदर जाने की मनाही होती है। इस तरह से उसको ऐसी जगह में बड़ा होने वाला इंसान अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में कल्पित किए बिना नहीं रह सकता, जिसका वास्तविक मूल बाहर से नहीं बल्कि उसके खुद अंदर से उत्पन्न होता है। यही मध्यकाल में क्या होता था, मध्यकालीन युग पुरुष जो होते थे, कुलीन पुरुष, इलीट जो लोग होते थे, वो इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो उनके बच्चे होते थे वो मध्ययुगीन मूल्य व्यवस्था कल्पना से बाहर आकर मध्ययुगीन किलों के पत्थरों में अभिव्यक्त हुई थी। एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर वो उनका मानना था, वो उनकी कल्पना थी, पत्थरों के घर बड़े बड़े। तो इन किलों में बच्चों के लिए, बल्कि किसी के लिए भी निजी कमरे नहीं होते थे। किसी मध्ययुगीन सामंत के किशोर बच्चे
एक बड़े हॉल में दूसरे अनेक नौजवानों के साथ सोते थे। वह हमेशा सार्वजनिक निगाहों में होता था और उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता था कि दूसरे क्या देखते और कहते थे। इस तरह की परिस्थितियों में बड़ा होने वाला कोई भी इंसान स्वाभाविक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचता था कि मनुष्य का वास्तविक मूल सामाजिक विन्यास के भीतर उसकी हैसियत से और इस बात से निर्धारित होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। आधुनिक समाज में उसकी पहचान है वो उसके अंदर से आ रही है। जो मध्यकालीन समाज था वो उसके बाहर से उसके लोग बारे में क्या सोचते हैं वहाँ से आती थी। अब भी कल्पित व्यवस्था हमारी आकांक्षाओं को गढ़ती है। ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था कल्पित है, लेकिन वस्तुतः हर व्यक्ति एक पहले से मौजूद कल्पित व्यवस्था के भीतर पैदा हुआ होता है और उसकी आकांक्षाओं को उस व्यवस्था के प्रभावशाली मिथकों ने गढ़ा होता है। इस तरह हमारी निजी आकांक्षाएं कल्पित व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बचाव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आज पश्चिमी लोगों की सबसे ज़्यादा चहेती आकांक्षाएं उन रोमांटिक, राष्ट्रवादी, पूंजीवादी और मानवतावादी मिथकों द्वारा गढ़ी गई हैं जो सदियों से आसपास बने रहे हैं। लोग अक्सर एक दूसरे को सलाह देते हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, लेकिन दिल दोहरा गुप्तचर है जो आमतौर से अपने निर्देश अपने समय के प्रभावशाली मिथकों से प्राप्त करता है। और स्वयं अपने दिल की आवाज़ सुनो कि यह सिफारिश 19वीं सदी के रोमांटिक मिथकों और 20वीं सदी के उपभोक्तावादी मिथकों के मिश्रण द्वारा हमारे दिमागों में बैठाई गई थी। उदाहरण के लिए, कोका कोला कंपनी ने डाइट कोक डू व्हाट फील्स गुड के नारे के साथ दुनिया भर में डाइट कोक को बेचा है। यहाँ तक कि जिन आकांक्षाओं को लोग अपनी सर्वाधिक निजी आकांक्षाओं की तरह देखते हैं वे भी आमतौर से कल्पित व्यवस्था द्वारा नियोजित होती हैं। उदाहरण के लिए, हम विदेश में छुट्टियाँ बिताने की लोकप्रिय आकांक्षा को ही ले लें। इसमें स्वाभाविक या जाहिर सा कुछ भी नहीं है। चिंपांजियों का कोई नर मुखिया पड़ोसी चिंपांजी झुंड में जाकर छुट्टियां बिताने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। रोमांटिसिज्म हमसे कहता है कि हमें अपनी मानवीय संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हासिल करने चाहिए। हमें खुद को भावनाओं के विशाल फलक के प्रति खुला छोड़ देना चाहिए। हमें तरह तरह के रिश्तों का स्वाद चखना चाहिए। हमें विभिन्न किस्म की रसोइयों को आजमाना चाहिए, पकवान खाने चाहिए तरह तरह के, और हमें अलग अलग तरह की संगीत शैलियों का आनंद लेना सीखना चाहिए। ओपेरा, ब्लूज़, वो हार्प वगैरह जो बजाते हैं। अपनी दिनचर्या के ढर्रे से आज़ाद होने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने चिर परिचित माहौल को पीछे छोड़कर दूर देशों की यात्राओं पर निकल जाएं, जहां हम दूसरे समाजों की संस्कृतियों, गंधों, स्वादों और मानकों को अनुभव कर सकें। हमें बार बार इस बारे में रोमांटिक मिथक सुनने को मिलते हैं कि किस तरह अमुक नए अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी और मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोक्तावाद हमसे कहता है कि अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों और सुविधाओं का उपभोग करना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ में कोई कमी महसूस होती है तो शायद हमें कोई चीज़, कार, नए कपड़े, ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, खरीदने या किसी सुविधा, हाउस कीपिंग, रिलेशनशिप थेरेपी या और योग की क्लास की उपयोग की ज़रूरत है। मतलब हम खरीदें बस। टेलीविज़न का हर विज्ञापन इस बारे में एक और छोटी सी किंवदंती होता है कि किस तरह किसी उत्पाद या सुविधा का उपभोग हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। आजकल के ऐड ले लीजिए आप, डियो का ऐड ले लीजिए। डियो रिलेशनशिप के जो दिक्कतें होती हैं वो दूर कर देता है, चाय दूर कर देती है, खाना दूर कर देता है, मसाले दूर कर देते हैं, अगरबत्ती, साइकिल, मोटरसाइकिल और दुनिया भर की चीज़ें, पैराशूट, ऑयल और शैम्पू और कैन प्योरीफायर और फलानी हर चीज़ यही कहती है कि इसको ले लिया। अगर रेमंड के कपड़े पर, रेमंड अ कंप्लीट मैन, हाउ अ मैन कैन कंप्लीट, आदमी खुद आधा होता है, अर्ध उसमें आधा स्त्री आधा पुरुष होता है किसी भी पुरुष में, और किसी भी नारी में आधा पुरुष आधा स्त्री होता है। तो कैसे कोई कंप्लीट मैन हो सकता है? लेकिन नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, वो सपने बेच रहे हैं, हम सपने खरीद रहे हैं। यही रोमांटिसिज्म है और उपभोक्तावाद है।
रोमांटिसिज्म जो विविधता को प्रोत्साहित करता है, उपभोक्तावाद के साथ एकदम ठीक फिट बैठता है। इन दोनों के गठबंधन को अंतहीन अनुभवों के बाजारों को जन्म दिया है, जिस पर पर्यटन का आधुनिक उद्योग खड़ा हुआ है। पर्यटन उद्योग हवाई टिकट और होटल बेडरूम नहीं बेचता है, वह अनुभव बेचता है। पेरिस कोई शहर नहीं है, ना ही हिंदुस्तान कोई देश है। ये दोनों अनुभव हैं जिनका उपभोग हमारी सीमाओं का विस्तार कर सकता है। ऐसा वो कहते हैं ऐड में कि ये अगर तुमने कर लिया तो इससे तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक्सपीरियंस करो, हम एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, ना कि कोई टिकट कहीं का बेच रहे हैं। हमारी मानवीय संभावनाओं को चरितार्थ कर सकता है और हमें ज़्यादा सुखी बना सकता है। नतीजतन जब किसी अरबपति का उसकी बीवी के साथ का रिश्ता किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो वह उसे पेरिस की महंगी यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा किसी स्वाधीन आकांक्षा को प्रतिबिंबित नहीं करती है, बल्कि रोमांटिक उपभोक्तावाद के मिथकों के एक उत्कट विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। और जो सी है, कल्पित व्यवस्था जो होती है वो अंतर आत्मा परक होती है। अगर मैं किसी अति मानवीय उद्यम के बूते पर अपनी निजी आकांक्षाओं को कल्पित व्यवस्था की पकड़ से आज़ाद करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो ऐसा करने वाला मैं महज एक व्यक्ति ही हूँ। कल्पित व्यवस्था को बदलने के लिए मुझे मेरे साथ सहयोग करने के लिए लाखों अजनबी लोगों को राजी करना होगा, क्योंकि कल्पित व्यवस्था कोई आत्मपरक व्यवस्था नहीं है जिसका अस्तित्व सिर्फ मेरी कल्पना में हो, बल्कि यह एक अंतर आत्मपरक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व हजारों लोगों की सामूहिक कल्पना में है। इसे समझने के लिए हमें वस्तुपरक, आत्मपरक और अंतर आत्मपरक के बीच में फ़र्क को समझना जरूरी है। वस्तुपरक का मतलब है ऑब्जेक्टिव, आत्मपरक का मतलब है सब्जेक्टिव और अंतर आत्मपरक का मतलब है इंटर सब्जेक्टिव। ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, उसका हमारे मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी खोज की थी, लेकिन उसी रेडियो एक्टिविटी ने उनकी जान ली एंजियोप्लास्ट एनीमिया से। वो थी और वो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ में कई दिन तक रहीं और उसने उनकी जान ले ली। हमारा ये ना मानना कि ग्रेविटी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, उसको ख़त्म नहीं कर देगी, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। और सब्जेक्टिव रियलिटी सब्जेक्टिव जो होती है वो होती है आत्मपरक, यानी कि सब्जेक्टिव वह चीज़ हो है जिसका अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की चेतना और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर उस व्यक्ति विशेष के विश्वासों में परिवर्तन हो जाता है तो वह चीज़ गायब हो जाती है या बदल जाती है। बहुत से बच्चे किसी ऐसे कल्पित दोस्त के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जो बाकी दुनिया को दिखाई और सुनाई नहीं देता। इस कल्पित दोस्त का अस्तित्व पूरी तरह से उस बच्चे की आत्मपरक चेतना में होता है, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में होता है। और जब बच्चा बड़ा होकर इस पर विश्वास करना बंद कर देता है तो वह कल्पित दोस्त गायब हो जाता है। यानी कि सब्जेक्टिव रियलिटी जो होती है, वो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, वो हम उस किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। अगर हमने उस चीज़ को मानना बंद कर दिया तो वो चीज़ गायब हो जाएगी हमारी कॉन्शियसनेस से। अंतर आत्मपरक इंटर सब्जेक्टिव वह चीज़ है जिसका अस्तित्व बहुत सारे व्यक्तियों की आत्मपरक चेतना को आपस में जोड़ने वाले संप्रेषण तंत्र के भीतर होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के विश्वास बदल जाते हैं या वह व्यक्ति मर भी जाता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस संप्रेषण तंत्र के ज़्यादातर व्यक्ति मर जाते हैं या उन सबके विश्वास बदल जाते हैं तो वह अंतर आत्मपरक तथ्य बदल जाएगा या गायब हो जाएगा। अंतरात्मपरक तथ्य ना तो अनिष्टपूर्ण छल है, ना ही महत्वहीन पहेलियाँ। उनका अस्तित्व रेडियो एक्टिविटी जैसे भौतिक तत्वों से भिन्न होता है, लेकिन तब भी दुनिया पर उनका प्रभाव भीषण हो सकता है। इतिहास की अनेक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चालक शक्तियाँ अंतरात्मपरक है, इंटरसब्जेक्टिव का लॉ, मनी, गॉड एंड नेशन। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर जो है, डॉलर मानवाधिकार और यूएसए का अस्तित्व करोड़ों लोगों की साझा कल्पना में है। हम लोग डॉलर को भी मानते हैं, ह्यूमन राइट्स को भी मानते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति इनके अस्तित्व को जोखिम में नहीं डाल सकता है। अब एक व्यक्ति से इस पर फर्क नहीं पड़ता है। अगर
अकेला मैं डॉलर, मानवाधिकारों या यूएसए में विश्वास करना बंद कर दूं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पित व्यवस्थाएं आत्मपरक होती हैं, इसलिए उन्हें बदलने के लिए हमें एक साथ अरबों लोगों की चेतना को बदलना अनिवार्य है, जो आसान काम नहीं है। इस बड़े पैमाने का परिवर्तन किसी राजनीतिक दल, किसी वैचारिक आंदोलन या किसी धार्मिक पंथ जैसे किसी जटिल संगठन की मदद से ही लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी जटिल संगठन को खड़ा करने के लिए अनेक अजनबी लोगों को परस्पर सहयोग के लिए राजी करना जरूरी है। यह तभी मुमकिन होगा जब ये अजनबी किन्हीं साझा कल्पनाओं में विश्वास करते हों। वर्तमान कल्पित व्यवस्था को बदलने के लिए हमें पहले वैकल्पिक कल्पित व्यवस्था में विश्वास करना होगा। कल्पित व्यवस्था से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम अपने जेल की दीवारों को तोड़कर आज़ादी की ओर भागते हैं, तब हम दरअसल किसी उससे बड़ी जेल के ज़्यादा विस्तीर्ण व्यायाम स्थल, एक्सरसाइज यार्ड की ओर भाग रहे होते हैं। हम जब भी किसी चीज़ से आज़ाद होंगे, जब भी हम किसी भी एक बाउंड्री, किसी नेशन, किसी डॉलर, किसी लॉ, किसी भी चीज़ जो हमारे साथ के सभी लोग मान रहे हैं, जो इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है, हम उनको मानना बंद करेंगे, उसके बाद भी हम किसी ना किसी काल्पनिक चीज़ में ज़रूर, इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी में ज़रूर फंसे रहेंगे। यही सच है। थैंक यू।